हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। प्रीवियस वीडियो में हम प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884। एक्ट नंबर 4 है 1884 का। ठीक है, टोटल सेक्शन यहाँ पे 18 है। इनेक्टमेंट डेट है 26 फरवरी 1884 और इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 1887। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट के साथ साथ ईयर का भी ध्यान रखिएगा। 84 में ये एक्ट जो है इनेक्ट हुआ था, लेकिन उसके 3 साल बाद यानी 1887 में ये एनफोर्स हुआ था। ठीक है, तो आपको डेट कौन कौन सी याद रख लेनी है? 26 फरवरी 1884 और इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 1887। एक्सप्लोजिव एक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं विस्फोटक अधिनियम 1884। ये एक्ट नंबर 4 है 1884 का। इनेक्टमेंट डेट है 26 फरवरी 1884। अब हम पहले इस एक्ट का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि क्यों ये एक्ट बनाया गया। एन एक्ट टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, एक्सप्लोजिव्स होते क्या हैं? एक्सप्लोजिव होते हैं विस्फोटक पदार्थ। ठीक है, जो कभी युद्ध वगैरह होते हैं उनमें विस्फोटक पदार्थों का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा, यूक्रेन वगैरह का जो चल रहा था उसमें कितना ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ था। तो ये एक्ट जो है एक्सप्लोजिव्स के यानी विस्फोटक पदार्थों के मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज़, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। Whereas it is expedient to regulate the manufacture, possession, use, sale, transport, import and export of explosives, it is hereby enacted as follows. विस्फोटकों के निर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। यतः विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात और निर्यात को विनियमित करना समीचीन है। अतः एतद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए आप इसके सेक्शन 1 में। डील करता है शॉर्ट टाइटल से। ठीक है, तो इस एक्ट का नाम क्या है? एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, विस्फोटक अधिनियम 1884। और इसका लोकल एक्सटेंट क्या है? ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। ठीक है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अब देखिए सेक्शन 2, यहाँ पर कमेंसमेंट है। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज नहीं है इस एक्ट में। सेक्शन 2 है कमेंसमेंट, प्रारंभ। हमने हमेशा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट साथ में पढ़ा है, लेकिन इस एक्ट में शॉर्ट टाइटल सेक्शन 1 में है और कमेंसमेंट सेक्शन 2 में है। दिस एक्ट शैल came into force on such day as the central government by the notification in the official gazette appoint। तो यहाँ पे हमें इन्फोर्समेंट डेट क्या दी है? 1 जुलाई 1887। ठीक है, ये दोनों डेट्स आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। सेक्शन 3 रिपील हो चुका है, ये हमें नहीं पढ़ना है। अब आ जाते हैं सेक्शन 4 पे, जो कि डील करता है डेफिनेशन क्लॉज से। ठीक है, इस एक्ट में खासतौर से ध्यान रखिए कि डेफिनेशन क्लॉज जो है आपका सेक्शन 4 में दिया है। जब अगर कोई क्वेश्चन आए भी आपका पेपर में, तो अगर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 2A, 2B, 2C भी दे सकते हैं। ठीक है, एक आध ऑप्शन में, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ध्यान रखना, एक्सप्लोजिव एक्ट में जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 में है। क्लियर है? चलो अब हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले। पहली डेफिनेशन है एयरक्राफ्ट, वायुयान। मीन्स एनी मशीन विच कैन ड्राइव सपोर्ट इन द एटमोसफियर फ्रॉम द रिएक्शंस of the air other than the reaction of the air against the earth surface and includes balloons, whether fixed or free, airships, kites, gliders and flying machines। वायुयान से कोई ऐसी मशीन अभिप्रेत है जो वातावरण से पृथ्वी की सतह पर वायु की प्रक्रिया से भिन्न वायु की क्रिया द्वारा अवलंब प्राप्त कर सकती है। ठीक है, यानी कि जो एयरक्राफ्ट है वो एक ऐसी मशीन है जो एटमॉस्फेयर से अर्थ के जो सरफेस है उस पर एयर की प्रक्रिया, एयर का जो रिएक्शन है उससे अलग एयर के रिएक्शन द्वारा सपोर्ट ड्राइव करती है, अवलंब प्राप्त कर सकती है। और इसके अंतर्गत क्या आता है? बलून, चाहे स्थिर हो या अस्थिर, वायुपोत, पतंग, ग्लाइडर और उड्डयन मशीनें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैसा क्वेश्चन बन सकता है क्लॉज ए से
कि एयरक्राफ्ट क्या इंक्लूड नहीं करता, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या इंक्लूड कर रहा है। बलून, वेदर फिक्स्ड और फ्री, ठीक है, एयरशिप्स, काइट्स, ग्लाइडर्स एंड फ्लाइंग मशीन्स, ठीक है। 5 चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट डेफिनेशन पे, क्लॉज बी, कैरेज। कैरेज का मतलब क्या है? गाड़ी। इंक्लूड्स एनी कैरेज, वैगन, कार, ट्रक, vehicle or other means of conveying goods or passenger by land in whatever manner the same may be propelled। गाड़ी के अंतर्गत कोई गाड़ी, वैगन, छकड़ा, ट्रक, यान या भूमि पर माल या यात्रियों को ले जाने का कोई अन्य साधन है, चाहे वह किसी भी प्रकार से चलाया जाए, ठीक है। तो कैरेज का मतलब क्या हो गया? कोई भी गाड़ी, ठीक है, जो कि क्या क्या इंक्लूड कर रही है? कैरेज, वैगन, कार, ट्रक, व्हीकल या कोई अदर मीन्स जिससे कि गुड्स को यानी कि सामान को या व्यक्तियों को, पैसेंजर्स को लैंड के द्वारा किसी भी मैनर में ले जाए, और कोई भी ऐसा व्हीकल जो लैंड के द्वारा पैसेंजर्स या गुड्स को ले जाने के लिए यूज़ किया जाए और वो चाहे किसी भी मैनर में चलाया जाए, ठीक है। क्लॉज सी देखिए, डील कर रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन हो जाएगा यहाँ पर? In relation to any area for which a commissioner of police has been appointed means the commissioner of police thereof and includes, ठीक है। तो डीएम में क्या क्या आ गया? एक तो पुलिस कमिश्नर आ गए, ठीक है, जो अपॉइंट किए जा रहे हैं किसी एरिया के लिए, और किसे किसे इंक्लूड करेगा डीएम? एनी सच डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस exercising jurisdiction over the whole or any part of such area as may be specified by the state government in this behalf in relation to such area or part, ठीक है। क्लॉज ए में क्या है? डिप्यूटी कमिश्नर, जो ऐसे एरिया के किसी पार्ट पर या उस पूरे एरिया पर क्षेत्राधिकार रखते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किए जाए। और क्लॉज बी में है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्लियर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में कौन कौन आ गया? पुलिस कमिश्नर आ गया, डिप्यूटी कमिश्नर आ गया और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ गया। एक बार हिंदी में देख लीजिए। किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसके लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। कौन? पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट से उस क्षेत्र का पुलिस आयुक्त अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। कौन? ऐसे संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिकता का प्रयोग करने वाला ऐसा कोई पुलिस उपायुक्त जो ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, और कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है। पुलिस आयुक्त, कोई पुलिस उपायुक्त और कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब 2D आ जाइए, एक्सप्लोजिव। ये आपकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इस एक्ट के लिए। ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि एक्सप्लोसिव कहाँ डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन हो जाएगा आपका 4D, ठीक है। मीन्स गन पाउडर, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लाइकॉल, गन कॉटन, डाइनाइट्रोटोलिन, ठीक है, ट्राइनाइट्रोटोलिन, पिक्रिक एसिड, डाइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोरिसोर्सिनॉल, स्टाइफनिक एसिड, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामाइन, पेंटाएरिथ्रिटोल, टेट्रानाइट्रेट, टेट्राइल, नाइट्रोग्वानिडीन, लेड अजाइड, लेड स्टाइफाइनेट, fulminate of mercury or any other metal, diazodinitrophenols, colored fires or any other substance, whether a single chemical compound or a mixture of substances, whether solid or liquid or gaseous, used or manufactured within a view to produce a practical effect by explosion or pyrotechnic effect, and includes fog signals, fireworks, fuses, rockets, percussion caps, detonators, cartridges, ammunition of all description, and every adaptation or preparation of an explosive as defined in this clause। देखा आपने सेक्शन 4D में एक्सप्लोजिव में कितनी सारी चीज़ें आ गई विस्फोटक पदार्थों में। विस्फोटक से अभिप्रेत है बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिकॉल, गन कॉटन, डाइनाइट्रोटोलिन, ट्राइनाइट्रोटोलिन, पिक्रिक एसिड, डाइनाइट्रोफिनॉल, टाइनाइट्रोरिसोर्सिनॉल, स्टाइफनिक एसिड, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामाइन,
पेंटा एरिथ्रिटॉल, ट्रेटानाइट्रेट, टेट्रिल, नाइट्रोल ग्वानिटीन, लेड एजाइड, लेड स्टाइफोरेनेट, पारे या अन्य धातु या फल्मिनेट, डाईएजो डाइनाइट्रोफिनॉल, रंगी आतिश या अन्य पदार्थ, चाहे वह एक रसायन सम्मिश्रण या पदार्थों का मिश्रण हो, चाहे वह ठोस या तरल या गैसीय हो, जिसका प्रयोग या विनिर्माण विस्फोट द्वारा व्यवहारिक प्रभाव उत्पन्न करना या आतिशबाजी करना हो, और कोहरा संकेत, आतिशबाजी, पतीले, रॉकेट, आघात टोपियाँ, विस्फोटक प्रेरक, कारतूस, सभी प्रकार के गोला बारूद और इस खंड में यथा परिभाषित विस्फोटक का प्रत्येक अनुकूलन या निर्मित इसके अंतर्गत है ना। तो विस्फोटक क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव क्या होते हैं? कुछ यौगिक या मिश्रण ऐसे होते हैं जिनमें आग लगाने पर या आघात करने पर बड़े धमाके के साथ वो विस्फोटित हो जाते हैं। धमाके के कारण बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी मात्रा में गैसों का बनना होता है। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? विस्फोटक कहा जाता है। और आज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विस्फोटकों का, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस का निर्माण होता है ना। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस बनाने का, कि जब वॉर सिचुएशन होती है, कि जब वॉर होने वाला होता है, तो उसमें ऐसे एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस का यूज़ करके जो सामने वाली पार्टी होती है या जो एनिमीज़ होते हैं उनको हानि पहुंचाकर अपनी रक्षा की जाती है ना। थोड़े से यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हुए हैं एक्सप्लोसिव में, बस एक आध बार रीड कर लेना आप, उतना ही बहुत है। बस ये ध्यान रखना कि 4D में डिफाइन किया गया है एक्सप्लोसिव। अब आ जाइए नेक्स्ट डेफिनेशन पे, एक्सपोर्ट यानी क्या होता है? निर्यात। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो सभी जानते हैं, मीन्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बाय लैंड, सी और एयर। भूमि, समुद्र या वायु मार्ग के बाहर किसी स्थान पर भारत से ले जाना अभिप्रेत है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। इंडिया से किसी अदर प्लेस पे, यहाँ पर मेनली एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस की बात हो रही है, विस्फोटकों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ऐसे जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनको इंडिया से किसी ऐसी जगह पर ले जाना, इंडिया के बाहर, बाय लैंड, सी और एयर। ठीक है, लैंड, सी और एयर के माध्यम से। अब आ जाइए 4F पे, इम्पोर्ट। ये होता है आयात, है ना, से भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है। मीन्स टू ब्रिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बाय लैंड, सी और एयर। ठीक है, तो बाय लैंड, सी और एयर, लैंड, सी और एयर के माध्यम से इंडिया के बाहर से इंडिया में कोई विस्फोटक पदार्थ लाना क्या होगा? इम्पोर्ट होगा, आयात होगा। अब आ जाओ जी पे, डील कर रहा है मास्टर से। क्लॉज ए देखेंगे, in relation to any vessel or aircraft, means any person other than a pilot, harbor master, assistant harbor master or berthing master having for the time being the charge or control of such vessel or aircraft as the case may be। मास्टर किसी जलयान या वायुयान के संबंध में पायलट, बंदरगाह मास्टर, सहायक बंदरगाह मास्टर या बर्थिंग मास्टर से भिन्न ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय यथास्थिति ऐसे जलयान या वायुयान का भार साधक या उसका नियंत्रक है। ठीक है, पायलट, बंदरगाह मास्टर, सहायक बंदरगाह मास्टर या बर्थिंग मास्टर को छोड़कर कोई अदर पर्सन जिसके कंट्रोल में वो वेसल है, ठीक है, या एयरक्राफ्ट है। वेसल वगैरह क्या होते हैं? जलयान होते हैं। और एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? वायुयान होते हैं, है ना। तो वेसल वगैरह में तो शिप्स वगैरह आ जाएंगे आपके, और एयरक्राफ्ट में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह आ जाएंगे। ठीक है। क्लॉज बी, इन रिलेशन टू एनी बोट बिलोंगिंग टू अ शिप मीन्स द मास्टर ऑफ दैट शिप। ठीक है, किसी शिप के संबंध में, किसी पोत के, किसी नौका के संबंध में उस पोत का मास्टर अभिप्रेत है। तो मास्टर कौन हो जाएगा? किसी वेसल या एयरक्राफ्ट के संबंध में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पायलट, हार्बर मास्टर, असिस्टेंट हार्बर मास्टर या बर्थिंग मास्टर नहीं है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जिसके कंट्रोल में ऐसा वेसल और एयरक्राफ्ट है। और क्लॉज बी ये कह रहा है कि किसी बोट के संबंध में, किसी नाव के संबंध में या किसी शिप के संबंध में उस शिप का मास्टर जो होगा वो क्लॉज जी के अंतर्गत मास्टर की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब आ जाओ क्लॉज एच पे, डील कर रहा है मैन्युफैक्चर से, यानी कि विनिर्माण। मैन्युफैक्चर क्या होता है? इन रिलेशन टू एन एक्सप्लोजिव इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द एक्सप्लोजिव इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स और अदरवाइज ब्रेकिंग अप
और अनमेकिंग द एक्सप्लोजिव और मेकिंग फिट फॉर यूज एनी डैमेज्ड एक्सप्लोजिव। विस्फोटक को उसके संघटक भागों में विभाजित करने या अन्यथा रूप से तोड़ने या विघटित करने के अथवा किसी खराब विस्फोटक को प्रयोग के योग्य बनाना विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, किसी एक्सप्लोजिव के संबंध में, किसी विस्फोटक के संबंध में उस एक्सप्लोजिव को, उस विस्फोटक को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करना या उसको तोड़ना या उसको विघटित करना, या जो कोई डैमेज्ड एक्सप्लोजिव है, ठीक है, कोई ख़राब विस्फोटक है, उसको फिर से दोबारा यूज़ में लाने के लिए उसको सही करना, उसको रिपेयर करना मैन्युफैक्चर कहलाएगा। सेकंड क्लॉज देखो, रीमेकिंग, ऑल्टरिंग और रिपेयरिंग द एक्सप्लोजिव। विस्फोटक को फिर से बनाना, उसमें परिवर्तन करना या उसकी मरम्मत करना भी मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब आ जाइए क्लॉज आई पे, डील करता है प्रिस्क्राइब से। तो प्रिस्क्राइब का मतलब वही है, मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। अब आ जाइए लास्ट डेफिनेशन पे। 4J, वेसल यानी जलयान, includes any ship, boat, sailing vessel or other description of vessel used in navigation, whether propelled by oars or otherwise, and anything made for the conveyance mainly by water of human being or of goods and a caisson। जलयान के अंतर्गत कोई पोत, नौका, पाल जलयान या किसी अन्य प्रकार का जलयान जो नौ परिवहन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, चाहे वह पतवारों से या अन्यथा चालित हो, और मनुष्यों को या माल को मुख्यतः जल मार्ग द्वारा लाने या ले जाने के लिए बनाई गई कोई अन्य चीज़ और कज़न भी है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी जलयान की डेफिनेशन। क्या इंक्लूड कर रहा है? शिप, बोट, सेलिंग वेजल या अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ वेजल यूज्ड इन नेविगेशन। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 5 डील करता है पावर टू मेक रूल्स एज टू लाइसेंसिंग ऑफ द मैन्युफैक्चर, पोजीशन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव। विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन और आयात का अनुज्ञापन करने के बारे में नियम बनाने की शक्ति। अब देखिए, जब एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनाए जाएंगे तो उनका लाइसेंस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के मैन्युफैक्चर यानी विनिर्माण के लिए, मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन कहाँ पड़ी? 4H में। पोजेशन के लिए, उसके यूज़ के लिए, सेल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, उस लाइसेंस के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। The central government may for any part of India make rules consistent with this act to regulate or prohibit, except under and in accordance with the condition of a license granted as provided by those rules, the manufacture, possession, use, sale, transport, import, export of explosives or any specified class of explosives। केंद्रीय सरकार भारत के किसी भाग के लिए इस अधिनियम से संगत नियम विस्फोटकों या विस्फोटकों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का विनिर्माण, कब्जा, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात और निर्यात इन नियमों द्वारा उपबंधित रूप से अनुदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और अनुसार करने से अन्यथा करने को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने के लिए नियम बना सकेगी। मेन अथॉरिटी यहाँ पे क्या आ गई? सबसेक्शन 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, नियम कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसेक्शन 1 कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के किसी पार्ट के लिए ऐसे रूल्स बना सकेगी जो इस एक्ट के कंसिस्टेंट हो, इस एक्ट से संगत हो। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई रूल नहीं बनाएगी जो कि इस एक्ट का वायलेशन करे किसी भी बात का। ठीक है, इस एक्ट से कंसिस्टेंट रूल बनाएगी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को रेगुलेट या प्रोहिबिट करने के लिए, यानी उस पर नियंत्रण या प्रतिषेध करने के लिए रूल्स बनाएगी। किसको छोड़ के यहाँ पे लिखा है ना, एक्सेप्ट अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस। किसको छोड़कर? इन नियमों के द्वारा ग्रांट किए गए लाइसेंस की कंडीशंस के अकॉर्डिंग या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट या कोई स्पेसिफाइड क्लास एक्सप्लोजिव्स की, इनको छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नियम बना सकेगी। ठीक है, अब देखो सबसेक्शन 2। रूल्स अंडर दिस सेक्शन में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग अमंग अदर मैटर्स, दैट इज टू से, इस धारा के अधीन नियम
अन्य विषयों के अलावा निम्नलिखित सब या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे। अर्थात क्लॉज ए कह रहा है द अथॉरिटी बाय विच लाइसेंस में बी ग्रांटेड, वह अधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस प्रदान की जा सकेगी। क्लॉज बी कह रहा है द फीस टू बी चार्ज फॉर लाइसेंस एंड अदर सम्स इफ एनी टू बी पेड फॉर एक्सपेंसेस बाय एप्लीकेंट फॉर लाइसेंसेस। अनुज्ञप्तियों के लिए प्रभारित की जाने वाली यानी लाइसेंस के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें और लाइसेंस के लिए आवेदकों द्वारा व्ययों यानी कि एक्सपेंसेस खर्चों के लेखे संदत्त की जाने वाली यदि कोई हो अन्य राशियाँ। क्लॉज सी द मैनर इन विच एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस मस्ट बी मेड एंड द मैटर्स टू बी स्पेसिफाइड इन सच एप्लीकेशंस, यह वह रीति जिसमें अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन किए जाने चाहिए और ऐसे आवेदनों में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विषय से संबंधित रूल बना सकेगी। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। डी कह रहा है द फॉर्म इन विच एंड इन कंडीशन ऑन एंड सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस मस्ट बी ग्रांटेड, वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें जिन पर और जिनकी अधीन अनुज्ञप्तियां अनुदत्त की जानी चाहिए यानी कि लाइसेंस ग्रांट किए जाने चाहिए, वो कंडीशंस हो, वो सब्जेक्ट्स भी जिन मैनर में जिस फॉर्म में वो सब्जेक्ट और कंडीशंस लिखी जाएंगी। ठीक है। क्लॉज ई कह रहा है द पीरियड फॉर विच लाइसेंसेज आर टू रिमेन इन फोर्स, वह कालावधि जिनके लिए अनुज्ञप्तियां प्रवृत्त रहनी हैं। ठीक है, तो वो पीरियड स्पेसिफाई किए जाएंगे। ठीक है। क्लॉज है डबल ई द अथॉरिटी टू विच अपील मे बी प्रेफर्ड अंडर सेक्शन 6F, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सच अथॉरिटी एंड द पीरियड विद इन विच अपील शैल बी प्रेफर्ड, द फीस to be paid in respect of such appeal and the circumstances under which such fee may be refunded। ठीक है। वह प्राधिकारी जिसको धारा 6(4) यानी 6F के अधीन अपीलें की जा सकेंगी। ठीक है, तो वो किस अथॉरिटी के सामने अपील की जाएगी? ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुसारित की जाने वाली प्रक्रिया और वह अवधि जिनके भीतर अपीलें की जाएंगी, ऐसी अपीलों के संबंध में दी जाने वाली फीसें और वे परिस्थितियां जिनके अधीन ऐसी फीसें लौटाई जा सकेंगी, उसके रिकॉर्डिंग रूल बना सकेगी। क्लॉज डबल ई ए द टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव्स दैट अ लाइसेंसी कैन परचेज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, विस्फोटकों की कुल मात्रा जिसे अनुज्ञप्तिधारी जो लाइसेंस रख रहा है अपने पास उसे बोल रहे हैं हिंदी में यहाँ पे अनुज्ञप्तिधारी, एक नियत अवधि में कितनी मात्रा क्रय कर सकता है, कितने खरीद सकता है विस्फोटक। ठीक है। डबल ई बी द फीस टू बी चार्ज बाय द चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव और एनी ऑफिसर ऑथोराइज बाय हिम इन दिस बिहाफ for services rendered in connection with the manufacture, transport, import और export of explosives। विस्फोटकों के विनिर्माण, परिवहन, आयात या निर्यात के संबंध में की गई सेवाओं के लिए विस्फोटक मुख्य नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीसें उसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकेगी। और क्लॉज F कह रहा है द एग्जेम्पशन एब्सोल्यूटली और सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ एनी एक्सप्लोसिव्स और एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द रूल्स, वह छूट जो पूर्णता या शर्तों के अधीन किन्हीं विस्फोटकों को या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस नियमों के प्रवर्तन से दी जानी है। ठीक है, तो कौन से एग्जेम्पशंस हैं या कौन सी कंडीशंस हैं जो कि किसी व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति के वर्ग को दी जानी है, उनके रिगार्डिंग रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर से देख लीजिए सब सेक्शन 1 में कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के किसी पार्ट के लिए इस एक्ट से कंसिस्टेंट रूल बनाएगी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को रेगुलेट या प्रोहिबिट करने के लिए। लेकिन कौन से नियम नहीं बनाएगी? ऐसे नियम नहीं बनाएगी जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस के मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड हों। सबसेक्शन 2 बता रहा है कि कौन से नियम फिर वो बनाएगी कि किस अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, जो लाइसेंस की जो फीस चार्ज की जाएगी वो कितनी होगी। ठीक है, और लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेंट्स होंगे उनके द्वारा क्या खर्चे आएंगे, किस मैनर में, किस रीति में लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन बनाई जाएगी। ठीक है, कौन सी कंडीशंस पर लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा और किस रीति में किया जाएगा। ठीक है, और ऐसा टाइम स्पेसिफाई करेगी कि कितनी अवधि तक वो लाइसेंस जो है वो प्रवृत्त में रहेगा या फिर वो फोर्स में रहेगा। ठीक है, उसकी वैलिडिटी मतलब
लाइसेंस की कितनी होगी, वो पीरियड भी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। 6F के अंतर्गत किस अथॉरिटी के समक्ष अपील की जाएगी, ठीक है, और क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा उस अथॉरिटी के द्वारा, और कितने समय में उस अपील को डिस्पोज किया जाएगा, और कितनी फीस, क्या कैसा होगा, क्या सर्कमस्टेंसेस होंगी, ठीक है, वो सभी रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और जो एक्सप्लोजिव की टोटल क्वांटिटी, कितना जो व्यक्ति है जो लाइसेंस ग्रांट कर रहा है वो एक बार में कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है, और चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव के द्वारा चार्ज की गई फीस कितनी होगी, यदि कोई ऑफिसर ऑथराइज किया है इसके बिहाफ में, ठीक है, एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कनेक्शन में, ठीक है, तो उसकी क्या सर्विसेज होंगी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। और क्या एग्जेम्पशंस दिए जाएंगे उन व्यक्तियों को या उन व्यक्तियों के समूह को जो कि लाइसेंस जो है वो अपने पास रखते हैं, उनको क्या छूट दी जाएगी, ये सारी चीज़ों पे नियम कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 5A डील करता है पर्सन्स ऑलरेडी इन बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सप्लोजिव टू कैरी ऑन सच बिजनेस विदाउट लाइसेंस फॉर अ सर्टेन पीरियड। उन व्यक्तियों द्वारा जो कुछ विस्फोटकों का पहले से ही कारोबार कर रहे हैं, अनुज्ञप्ति के बिना, लाइसेंस के बिना कुछ अवधि के लिए ऐसा कारोबार करते रहना। Notwithstanding anything in Section 5 or in the rules made thereunder, where immediately before the commencement of the Indian Explosive Amendment Act 1978, any person was carrying on the business of manufacture, sale, transport, import or export of any explosive for which no license was required under this act before its amendment by the Indian Explosive Amendment Act 1978, then such person shall be entitled to continue to carry on such business without license in respect of such explosive. अब देखिए क्या कह रहा है कि सेक्शन 5 में या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय विस्फोटक संशोधन अधिनियम 1978 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी विस्फोटक के विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात या निर्यात का कारोबार कर रहा था, जिनके लिए भारतीय विस्फोटक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन के पूर्व उनके अधीन कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं थी। तो सेक्शन 5A कह रहा है कि सेक्शन 5 में किसी बात के होते हुए भी या उनमें प्रिस्क्राइब किसी रूल के होते हुए इंडियन एक्सप्लोसिव अमेंडमेंट एक्ट के कमेंसमेंट के पहले, ठीक है, ये कब आया, 1978 में अमेंडमेंट एक्ट, और हम एक्सप्लोसिव एक्ट कौन से ईयर का पढ़ रहे हैं, 1884 का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1978 के पहले अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी इस बिजनेस में था, ठीक है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनाता था, बेचता था, ट्रांसपोर्ट करता था, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता था, ठीक है, और जिस बिजनेस के लिए एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, कहीं पर भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं दी गई थी कि जो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं इस एक्ट के अंतर्गत उनको लाइसेंस होना चाहिए उनके पास, ठीक है। और 1978 के अमेंडमेंट के पहले जो लोग ऐसा बिजनेस कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति हकदार होंगे अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए बिना लाइसेंस के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दे दी है टाइम लिमिट, वो देख लेते हैं। क्लॉज ए, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट, और क्लॉज बी, if before the expiry of the said period of 3 months such person has made an application for grant of license under this act for such business in such explosive until the final disposal of his application whichever is later। ऐसे प्रारंभ की तारीख से 3 मास की अवधि के लिए या यदि 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे व्यक्ति ने ऐसे विस्फोटक का ऐसा कारोबार करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाने के लिए आवेदन किया है, तो आवेदन के अंतिम रूप से निपटाए जाने तक इन दोनों में से जो भी बाद में हो ऐसे विस्फोटक के संबंध में अनुज्ञप्ति के बिना ऐसा कारोबार करते रहने का हकदार होगा। ऐसे कमेंसमेंट के 3 महीने के लिए हकदार होगा ऐसा बिजनेस करने का। अमेंडमेंट एक्ट 1978 के कमेंसमेंट से 3 महीने के लिए, ठीक है। और अगर 3 महीने एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है, 3 महीने के पहले अगर वो व्यक्ति एप्लीकेशन बना देता है
इस एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का बिजनेस करने के लिए, ठीक है, जब तक कि एप्लीकेशन का फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता, जो भी बाद में हो, तो वो व्यक्ति एंटाइटल्ड होगा, हकदार होगा बिना लाइसेंस के ऐसा बिजनेस कैरी करने के लिए। फिर से एक बार समझ लो, सेक्शन 5A कह रहा है कि सेक्शन 5 के अंतर्गत किसी भी रूल के होते हुए यदि कोई व्यक्ति अमेंडमेंट एक्ट, एक्सप्लोजिव अमेंडमेंट एक्ट 1978 के पहले अगर कोई व्यक्ति किसी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का बिजनेस कर रहा था, उसका मैन्युफैक्चर कर रहा था, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, और ऐसे अमेंडमेंट के पहले, तो वो व्यक्ति एंटाइटल्ड होगा, हकदार होगा कि वो अपने बिजनेस को बिना लाइसेंस के कैरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन आ गई हैं कि ऐसे कमेंसमेंट से, यानी कि जब से अमेंडमेंट एक्ट आया है 1978, उसके कमेंटमेंट की तारीख से 3 महीने के लिए वो ऐसा बिजनेस कर सकता है बिना लाइसेंस के, ठीक है। या तो वो सिर्फ 3 महीने तक करे, या फिर 3 महीने पूरे होने के पहले ही वो व्यक्ति अगर एप्लीकेशन दे देता है इस एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए कि हमें ऐसा ये बिजनेस करने के लिए, ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके बाद अब हमें चाहिए है लाइसेंस इस बिजनेस को करने के लिए, तो जब तक कि फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता है एप्लीकेशन का, जो भी बाद में हो, चाहे फाइनल डिस्पोजल बाद में हो, चाहे उसको लाइसेंस बाद में मिले, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो हकदार होगा इस एक्ट के अंतर्गत अपना बिजनेस विदाउट लाइसेंस को कैरी करने में। क्लियर है? आगे की सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।